हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर के अंदर। और मैं हूं अनवर रजा। आज हम राजस्थान के लोक देवता बाबूजी राठौड़ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो टाइम है वो है 2:14। और ये दिन का टाइम नहीं है, ये रात का टाइम है दोस्तों। रात को 2 बज चुके हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मकसद इतना है कि मैं आप लोगों तक सही जानकारी अवेलेबल करा सकूं। मैंने डिसीजन लिया है कि अब रोज आप लोगों के पास एक वीडियो आएगी, लेक्चर वीडियो होगी वो, ठीक है। आप लोगों को उसे सुनना है। आप लोग लिख भी सकते हो साथ में, ऐसा नहीं कि भाई नहीं लिख सकते हो, लिख भी सकते हो। और डेली वीडियो आएगी, मेरा मकसद यही है। और मैंने तो मेरा मन बना लिया है कि 30 दिन में 30 वीडियो डलेगी ही डलेगी यूट्यूब पर, ठीक है। बाकी आप 30 दिन में इन 30 वीडियो को कितना प्यार देते हो वो आपके ऊपर है। मैं आशा करता हूँ जो मेरे मिशन कंपटीशन क्लासेस के नौजवान छात्र और छात्राएं हैं वो पूरा सपोर्ट करेंगे, बाबूजी राठौड़ को पूरा सुनेंगे और समझेंगे और लिखेंगे भी सही। और कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा भी करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, बाबूजी का पूरा नाम है बाबूजी राठौड़। और बात करें राठौड़ की तो राठौड़, जो राठौड़ राठौड़ जहां राज किया है राठौड़ों ने वो है जोधपुर, यानी कि मारवाड़, ठीक है। तो मारवाड़ में किस वंश का शासन रहा है? तो राठौड़ वंश का क्या रहा है? शासन, ठीक है। जैसे मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन रहा है तो गुहिल वंश का उदयपुर वाले भाग को मेवाड़ बोलते हैं। वैसे ही जोधपुर वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? मारवाड़। और जयपुर वाले भाग को बोलते हैं डूढाड़। और आपके जो कोटा वाले भाग को बोलते हैं आपके हाड़ौती। क्या बोलते हैं? हाड़ौती। तो जो जोधपुर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं दोस्तों मारवाड़, ठीक है। और मारवाड़ में किसने शासन किया है? तो राठौड़ों ने। तो राठौड़ों का जो संस्थापक है वो कौन है? राव सिंहा। राव सिंहा सेतराम के 51वें पुत्र है। राव सिंहा सेतराम के कौन से पुत्र थे? 51 पुत्र थे। और राव सिंहा ही राठौड़ वंश के क्या है? आपके संस्थापक है, ठीक है। मूल पुरुष बोल दो, आदि पुरुष बोल दो, ओके। कौन? राव सिंहा। राव सिंहा के बाद जो उनकी पत्नी पार्वती सोलंकी से जो पुत्र होता है वो होता है आपके आसनाथ। कौन होता है? आसनाथ या आस्थान, ठीक है। आसनाथ का पुत्र होता है राव दुहड़। कौन होता है दोस्तों? राव दुहड़। और राव दुहड़ का भाई होता है आपके धांधल जी। कौन होते हैं? धांधल जी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं बाबू जी की, लेकिन पूरी बात समझो, ठीक है। क्रम देखो। मारवाड़ का जो संस्थापक है राठौड़ों का वो कौन है? राव सिंहा। राव सिंहा की जो पत्नी है वो है पार्वती सोलंकी। उससे पुत्र होता है आसनाथ या आस्थान भी नाम मिलता है। आस्थान के पुत्र है आपके राव दुहड़। राव दुहड़ के बारे में बता दूं कि राव दुहड़ कर्नाटक से उनके कुल देवी नागनेची माता की मूर्ति लेकर आते हैं आपके, ओके। ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। इनके भाई होते हैं राव दुहड़ के, वो होते हैं आपके धांधल जी राठौड़। तो धांधल जी राठौड़ युद्ध करके लौट रहे थे, सफर से लौट रहे थे, अकेले थे। तो उनके साथ एक घटना घटित हो जाती है। क्या घटना घटित हो जाती है? ऐसा कहा जाता है कि रात में परियां उतरती हैं राजस्थान में या पूरे भारत में, ठीक है। कहीं भी देखा जाए तो ऐसी कहानियां प्रचलित है कि रात में क्या आती है? परियां आती है, ठीक है। तो ऐसे ही एक परी लैंड हो जाती है पश्चिमी राजस्थान में। उसे लैंड तो गलत सही जगह होना था, लेकिन वो लैंड गलती से कहाँ हो गई? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में आप जानते हो दोस्तों, मरुस्थली भाग है, तापमान अधिक होता है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो पश्चिमी राजस्थान की उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है। किसको? उस परी को। वह परी देखती है सामने एक तालाब है, वो तालाब में नहाने लग जाती है, ठीक है। इतने में आपके धांधल जी राठौड़ गुजरते हैं, वो परी को देखते हैं और देखकर टकाटक उन्हें देखने लग जाते हैं। परी थी, बहुत सुंदर थी, ठीक है। धांधल जी भी कम नहीं थे, ओके। लेकिन वो देख रहे, इतने में परी की नजर पड़ी धांधल जी राठौड़ पर। तो उन्होंने बोला, ऐसे चुप चुप के हमें ना देखो, ऐसे चुप चुप के हमें ना देखो, या आप हमारे साथ गलत कर रहे हो। तो आपके धांधल जी बाहर आते हैं, जो झाड़ियों से चुपके चुपके देख रहे थे। वो बोलते हैं कि आप कौन हो? तो वो बोलते हैं कि आपने मेरे साथ गलत किया है। परी क्या बोलते हैं? आपने मेरे साथ क्या है गलत किया है। मैं एक परी हूँ,
यदि कोई मुझे देख ले तो मेरे उड़ने की क्षमता, मेरे जाने की क्षमता, मेरी शक्तियां समय समाप्त हो जाती है। अब मैं कहाँ जाऊं? धांधल जी बोलते हैं जाने की जरूरत भी नहीं है, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो धांधल जी राठौड़ उस परी से क्या कर लेते हैं दोस्तों? विवाह। ओके, लेकिन परी की कुछ शर्तें होती है। उस परी ने कहा मेरे लिए आप एक अलग से महल बना कर दोगे, पहले मैं आपकी बाकी रानियों के साथ नहीं रहूंगी। दूसरी, मेरी इजाजत के बिना आप महल में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ओके, तो अबू जी सॉरी धांधल जी ये शर्त मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और विवाह कर लेते हैं और अलग से महल बना कर देते हैं, बिना इजाजत के नहीं जाते हैं। और बीच में धांधल जी और परी से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिनका नाम है पाबू जी, जिनके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो क्या है कि धांधल जी के बारे में उनके दोस्तों को पता लग गया था कि ये बिना पत्नी के, ये तो जोरू का गुलाम है। क्या है? जोरू का गुलाम। तो दोस्त चिढ़ाते होंगे धांधल जी को, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, कि बिना अपनी लुगाई के पूछे अंदर नहीं जाता है महलों में। तो उन्हें गुस्सा आ गया, दारू पी के, मदिरा पीकर वो सीधे चले जाते हैं महल में। और जब महल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक शेरनी एक बच्चे को दूध पिला रही है। वो जैसे उसे देखते हैं, वह शेरनी एक औरत का रूप धारण करती है, वो परी का रूप धारण करती है और बोलती है कि धांधल जी, ये आपने धांधली की, ये बहुत गलत किया, ये बहुत कि मैंने आपसे मना किया था, मेरी इजाजत के बिना आप महल में प्रवेश मत करना, क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्ति है, मैं अकेले में किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी है तो आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं इस पुत्र को छोड़ के जा रही हूँ, अब आप इसका लालन पालन कीजिएगा, आप ही इसका क्या कीजिएगा? लालन पालन कीजिएगा, आप इसे संभालना। मेरा एक माँ का सपना होता है, एक अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करे, दूसरा अपने पेट पर खिलाए। मैंने एक को तो पूरा कर लिया, लेकिन मेरा दूसरा सपना क्या रह गया? अधूरा। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। कौन? परी। बाद में उसका ध्यान रखने के लिए आपके धांधल जी शादी कर लेते हैं कमला दे से। इसलिए जो उनकी पत्नी का नाम आपको मिलता है वो मिलता है कमला दे। ओके, चलो भाई, ये कहानी यहाँ हो जाती है समाप्त आपके। ठीक है, बाद में आपके बाबूजी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बड़े होते हैं, शादी की उम्र हो जाती है, तो शादी के लिए रिश्ता कहाँ का? तो आपके जो अमरकोट है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है ना। तो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की जो पुत्री थी, उनका नाम था फूलम दे। क्या नाम था? फूलम दे। और एक और नाम मिलता है सुप्यार दे। तो उनके साथ उनका विवाह यानी कि एंगेजमेंट हो जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। तो प्रश्न बन सकता है आपके बाबूजी का विवाह किससे तय हुआ? और बाबूजी सुंदर थे, मैंने बोला, क्योंकि परी से उत्पन्न हुए, वो परी के पुत्र है। ओके, तो अमरकोट के राजा, अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की बेटी से। तो सीधी सी बात है, बढ़िया तैयारियां वैयारियां चलती है। उनके दोस्त बोलते हैं सब कुछ तो तैयार है, एक चीज की कमी है। उनके जो दो दोस्त थे, दो सहयोगी थे, चांदा व डामा, ये दोनों भील भाई थे। चांदा व डामा ये इनके सहयोगी हुआ करते थे। इन्होंने बोला यार एक चीज की कमी है कि यार अपने पास घोड़ी अच्छी नहीं है, बाकी तो आप एक नंबर लग रहे हैं, यदि घोड़ी मिल जाए ना अच्छी सी तो माहौल बन जाए। तो बोला कि यार मैं घोड़ी कहाँ से लाऊं? बाबूजी ने बोला अब घोड़ी का तो क्या ही करे, जब है ही नहीं तो कहाँ से लाए? तो बोला है, किसके पास है? तो अपने गांव में, ठीक है, अपने कोलू मंड में। पाबूजी का जन्म, सॉरी मैं बताना भूल गया, पाबूजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कोलू मंड, जो वर्तमान में फलोदी जिले में है। पहले तो अपन जोधपुर बोल देते थे, लेकिन जोधपुर से एक नया जिला बनाए, दो नए बने, एक तो जोधपुर ग्रामीण बनाए और एक बना है जोधपुर शहरी भी बना है, और एक फलोदी। ओके, जोधपुर तो रहा ही नहीं, तो फलोदी में जन्म हुआ है। कोलू मंड कहाँ है आपके? फलोदी में। छोटी सी बात है ना, कि बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ है? तो कोलू मंड फलोदी में। ओके, तो वो बोलते हैं चांदा व डामा भील दोस्त बाबूजी के कि अपने गांव में देवल चारनी नामक महिला, उसके पास सुंदर घोड़ी है, यदि वो मिल जाए ना और उस पर यदि आप बैठ जाओ तो मजा है। तो बोलते हैं कि जाके पूछ के आओ। तो दोनों जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन देवल चारनी वो घोड़ी देने से मना कर देती है। ठीक है, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ओके, मना कर देती है देने के लिए। वापस आते हैं, बाबूजी को बताते हैं यार वो तो मना कर रही है। तो बाबूजी स्वयं जाते हैं और बोलते हैं
कि मुझे ये मेरी शादी है, मेरे को ये घोड़ी दे दे, मैं राजकुमार हूँ, जो तू बोलेगी वो मैं करूँगा। तो वो मना कर देती है देवल चारनी। वो यूं बोलती है कि अपने इलाके में गायों की लूटपाट होती है। क्या होती है? लूटपाट। और जो मेरा ग्वाला है ये घोड़ी लेकर जाता है ना, यदि लूटपाट हो तो ये घोड़ी लेकर जाता है, जल्दी से आ जाता है बताने के लिए। और यदि आप इस घोड़ी को लेकर चले गए और लूटपाट हो गई तो फिर कौन रक्षा करेगा? तो फिर बाबूजी उसे वचन देते हैं देवल चारणी को कि ये घोड़ी मेरे को दे दे, यदि कभी भी किसी भी टाइम पे कोई सी भी आपत्ति आ जाए मुझे सूचना पहुंचा देना। मैं उसी वक्त, चाहे मैं बारात लेकर जा रहा होगा, उसी टाइम पे मैं रक्षा के लिए आ जाऊंगा। उस यदि मैं फेरे पे हूंगा तो उसी टाइम पे फेरे छोड़ दूंगा। ऐसा वचन देता है और वो घोड़ी देने के लिए क्या हो जाती है? तैयार। ठीक है। बाबूजी की बारात रवाना हो जाती है। बाबूजी जैसे ही अमरकोट पहुंचते हैं, क्या तो सब के सब देखते हैं बाबूजी को। तो उनकी सहेलियां भी कहती है यार काश ऐसा पति तो हमारा हो। बाबूजी दिखने में इतने सुंदर, मतलब सभी लोग अगर प्रश्न बन जाए सबसे सुंदर लोग देवता कौन से है, सबसे खूबसूरत लोग देवता, तो बिना सोचे समझे टिक कर देना बाबूजी। तो उनकी सहेलियां किसकी? केसर कालमी, सॉरी फूलम दे उर्सू प्यार दे की जो सहेलियां, वो भी शर्मा जाती है। तो भाई होता क्या है, जैसे वहां पहुंचते हैं ना तो केसर कालमी की चर्चा पहले से ही थी। ठीक है। तो क्या है कि वहां के जो लोग थे, वहां के लोग थे, वो यूं बोलते हैं कि तुम्हारी घोड़ी और हमारी घोड़ी के बीच में रेस करवा लो। क्या करवा लो? रेस करवा लो। तो बोलते हैं कि हमारी घोड़ी थकी हुई है, ठीक है, हम ठेठ जोधपुर से आ रहे हैं यहाँ अमरकोट, ओके, बारात लेकर, तो वो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी वो रेस करवाते हैं और केसर काल में उस रेस को जीत जाती है। तो इससे बेइज्जती किसकी हुई? अमरकोट वालों की। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब तोरण का टाइम पे आता है ना, तोरण मारने का टाइम, तो तोरण है ना थोड़ा ऊपर बांध देते हैं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति खड़ा होकर उस तोरण को नहीं मार सकता है अपने तलवार से, तो जैसे ही बारात तोरण के वहां पहुंचती है तो वो केसर कालमी को सहलाते हैं और बोलते हैं कि मेरी इज्जत रख ले। ये तोरण तभी मार पाऊंगा जब तू अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाए, तब। तो धीरे धीरे सहलाते और बोलते केसर काल में लाज लाज रख ले मारी, है ना। तो वो ऊपर होती है अपने दोनों पैरों पर, ठीक है। और वो जो छज्जे होते हैं ना, जो दीवार होती है, ठीक है, जो दरवाजे गेट जहां पर रखा हुआ था, वहां पर अपने पैर अपने खुर को रखती है और वो पाबुजी तोरण मारते हैं और साथ में दो ईंटों को लेकर आ जाती है। अब विवाह की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। पंडित जी बुलाते हैं, ठीक है, वर और वधू को बुलाइए। बाबूजी और फूलम दे दोनों बैठ जाते हैं। पहला फेरा कंप्लीट होता है, दूसरा फेरा कंप्लीट होता है, तीसरा फेरा क्या हो जाता है? कंप्लीट। ओके। ओके। और चौथा फेरा चल रहा होता है। ओके। कौन सा फेरा चल रहा होता है दोस्तों? चौथा फेरा चल रहा होता है। तीसरा तो कंप्लीट हो गया, चौथा फेरा चल रहा होता है। ओके। तो जो चौथा फेरा है उसी टाइम पे देवल चारणी भागती हुई आती है। अलग अलग कहानियां यहाँ प्रसिद्ध है कि उसका ग्वाला आता है ना, लेकिन जहां तक ज्यादातर ये मान्यता है कि देवल चारणी खुद दौड़ती हुई आती है और बोलती है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरी घोड़ी को लेकर मत जाना, देख जिंदराव खींची, वह जायल नागौर का सामान था, ठीक है, जो कि उसका खुद बहनोई था, बाबूजी का बहनोई था, ठीक है। वो इसी फिराक में था कि कब बाबूजी की शादी हो और मैं इनके गांव की गायों की चोरी करूं और जिससे इसकी इज्जत खत्म हो जाए। उस समय यदि गाय चोरी हो जाती थी तो एक तरीके से राजा की नाक कट जाती थी, सिंपल बात है, ठीक है। तो वो बोलती है, वो बाबूजी बोलते हैं अपनी पत्नी को, फूलम देखो, कि मुझे माफ करना। सभी से माफी मांगते हैं वहां पर, मैंने वचन दिया है देवल चारणी को वो आपसे पहले, और ये जो 3 फेरे ये कंप्लीट हो गए हैं, यदि मैं जिंदा रहा तो फिर से आऊंगा। वो जाते हैं, ठीक है, देवल चारणी का वचन निभाने के लिए जाते हैं और गायों की रक्षा के लिए जिंदराव खींचे के साथ ढेंचू, जो कि जोधपुर में पड़ता है, वहां पर युद्ध होता है, ढेंचू का युद्ध। और दोस्तों उसमें आपके जो बाबूजी राठौर है वो शहीद हो जाते हैं, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वो घायल हो जाते हैं, बाद में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु हुई, इसलिए उन्हें गो रक्षक देवता भी बोलते हैं।
ओके, राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाए, इसलिए उन्हें ऊंट रक्षक देवता भी बोलते हैं। दोस्तों पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार। तो एक यहाँ पर एक मान्यता यह है कि आप लोगों ने शूर्पणखा का नाम सुना होगा। शूर्पणखा जो कि आपके रावण की बहन थी। तो क्या है कि जब राम वनवास में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, ठीक है, लक्ष्मण भी साथ में थे, तो उस टाइम पे शूर्पणखा राम जी को प्रपोज करती है। ये सब मिथ्या है दोस्तों, इसे रियल मत मानना, ठीक है। शूर्पणखा किसको प्रपोज करती है? आपके राम जी को। राम जी मना कर देते हैं, बोलते हैं कि सीता जी मेरे साथ है, वैकेंसी खाली नहीं है, आप जाइए किसके पास? लक्ष्मण जी के पास, वो सिंगल है, वो आपकी बात मान ले। तो शूर्पणखा जाती है किसके पास? आपके लक्ष्मण जी के पास। उस समय लक्ष्मण जी एक तालाब में पानी भर रहे थे। वो डायरेक्ट जाती है लक्ष्मण जी के पास और बोलती है विल यू मैरी मी? लक्ष्मण जी बोलते हैं हु आर यू? आप कौन हो भाई? तो बताती है, वो बोलती है कि मुझसे विवाह कर लो। वो मना कर देते हैं लक्ष्मण जी, तो उसका पीछा करने लग जाती है। तालाब के चक्कर लगने लगा। पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया और चौथा चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। इतने में आप जानते हो लक्ष्मण जी क्रोधित स्वभाव के, लक्ष्मण जी को आ जाता है गुस्सा, अपनी कटार से शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा भावुक हो जाती है और भावुक होकर बोलती है लक्ष्मण जी मैंने इतना ही तो कहा था मुझसे शादी कर लो, मना कर देते हैं। मेरा तो दिल पिघला हुआ था, प्रेम में थी मैं, तो प्रेम में मोहित थी, आप मुझसे मना कर देते, आपको नाक काटने की क्या जरूरत थी? लक्ष्मण जी कितने ही गुस्सेले स्वभाव के थे, लेकिन दिल तो है, ठीक है। तो वो बोलते हैं शूर्पणखा से कि मुझे माफ कर दो, इस जन्म में तो मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा जीवन तो मेरे भाई के नाम है, ये जीवन तो मेरे भाई के नाम है, मेरी बहुत सारे ठीक ही जिम्मेदारियां है वो मुझे निभानी है। लेकिन हाँ, कलयुग में मैं बाबू जी का अवतार लेकर आऊंगा और तुम फूलम दे का रूप लेकर आना। जो 4 फेरे तालाब के अभी लिए वो तो अभी पूरे हो गए, 3 फेरे हम वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबू जी लक्ष्मण जी है और फूलम दे आपकी शूर्पणखा है, और आपके वो 3 फेरे बाद में 4 फेरे पहले ही ले लिए थे त्रेता युग में, और कल युग में आप लोगों ने 3 फेरे लिए। और वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के अंदर दोस्तों 3 फेरे ही लिए जाते हैं, 7 फेरे नहीं लिए जाते, ये बात भी ध्यान रखना। ओके, ये बात ध्यान। उसके अलावा छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि बाबूजी, मैंने बोला आप लोगों को कि ऊंट को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको है? बाबूजी को। तो जो ऊंट पालक जाति है जैसे रायका, रेबारी, देवासी, ये इनके मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन? बाबूजी, ठीक है। ओके, ये बात याद रखना। उसके अलावा प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। कौन? बाबूजी। हाड़ फाड़ के देवता बोलते हैं बाबूजी को, ऊंट का देवता बोलते हैं बाबूजी को, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है बाबूजी को, भालारा देवता बोलते हैं बाबूजी को, क्योंकि हाथ में भाला लेकर है इसलिए। ओके, उसके अलावा बाबूजी का जो मुख्य मंदिर है वो तो दोस्तों कोलूमंड फलोदी में है, जहां पर चैत्र अमावस्या को क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है कोलूमंड फलोदी, है ना। ओके, अब फलोदी याद रखना। उसके अलावा आहड़ उदयपुर में होली के टाइम पे मेला लगता है बाबूजी का। बाबूजी के जो पवाड़े हैं वो प्रसिद्ध है दोस्तों, मतलब जो वीर गाथाएं होती है उसे पवाड़े बोलते हैं। ओके, इसे जो बाबूजी के जो पवाड़े हैं, जो वीर पुरुषों के भजन होते हैं उन्हें पवाड़े बोलते हैं। जो बाबूजी के भजन है उसे क्या बोलते हैं? पवाड़े। उसे माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? माठ वाद्य यंत्र के साथ। ओके, उसके अलावा बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़ का वाचन जो रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है उसके साथ किया जाता है, और ये करते हैं भील जाति के भोपे। ओके, बाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ भील जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। ओके, और बाबूजी के पवाड़े प्रसिद्ध है जिसे अपन माठ भी बोलते हैं, क्योंकि माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है इसलिए माठ बोलते रहते हैं। ओके, उसके अलावा बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों, थोरी एक जनजाति होती है, ठीक है, तो 7 थोरी भाइयों की रक्षा करी थी। तो प्रश्न बन सकता है कि 7 थोरी भाइयों की रक्षा किसने की? तो बाबूजी ने। उन्हें शरण किसने दी? तो बाबूजी ने। तो थोरी जनजाति का संबंध किससे है? तो बाबूजी से। तो बाद में थोरी जाति के मुख्य देवता भी कौन हो जाएंगे? आपके बाबूजी। ओके, ये बात याद रखनी है। उसके अलावा आशिया मोर जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। आशिया मोर जी, तो आशिया मोर जी की पुस्तक का नाम है आपके बाबू प्रकाश। क्या नाम है दोस्तों?
आशा मोर जी की पुस्तक का नाम है पाबू प्रकाश। ओके, उसके अलावा लगराज की रचना है पाबू जीरा दोहा। उसके अलावा बीटू सुजा की है पाबू जीरा छंद। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के काम की चीज है। बाकी और इसके अलावा तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये बाद में आपके, हाँ, इनके पूजा का जो प्रतीक है वो है भाला लिए अश्वरोही बाई और झुकी हुई पाग। भाला, भाला धारण किए हुए अश्वरोही घोड़े पर बैठे हुए, और जो पग है पैर किधर झुका हुआ है, बाई ओर, ठीक है, पगड़ी। ओके, और बाकी तो इनके गीत को ब्यावले बोलते हैं। फड़के जो बाबू जी के जो गीत होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्यावले। ओके, ये भी याद रखना। जो छोटी मोटी जानकारियां मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी तो इसके अंदर इतनी जानकारी नहीं है। और थोड़ा बहुत और एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, जो मेहर जाति, मेहर अलग जाति है ना, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। ये थोड़ा अलग पॉइंट हटकर, मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं वो इन्हें पीर मानते हैं। किसको, बाबू जी को क्या बोलते हैं, पीर। ओके, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को, ये मैंने ये बता दिया आप लोगों को। और उसके अलावा एक दो अलग से चीजें जो बाकी इसके अंदर नहीं है इतना, तो बाकी ये हो गया है, है ना। और बाकी अगर इसके अंदर कुछ बच गया हो तो मुझे बता देना दोस्तों। लगभग मैंने सारी चीजें कवर कर दी है आप लोगों के। ये वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट तक की हो गई है। आशा करता हूँ आप लोगों को, देखो ये 20 मिनट अब दोगे तो सही, लेकिन बहुत वैल्यूबल होगा। मुझे पता है कि यहाँ तक सिर्फ 5% स्टूडेंट ही पहुंचेंगे। जो मेरी बात पर जो गौर कर रहे हो, 5% स्टूडेंट ही गौर करेंगे यहाँ तक, जो पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि उन्हें तैयारी 100% करनी है। ठीक है, मेरे पीछे बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप मेरी बात को सुन रहे हो, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, तो मैं इतना चाहूंगा मेरे कोचिंग के जो 20-25 स्टूडेंट है इसे पूरी वीडियो देखे, है ना। इसे नहीं है कि एक थोड़ा सा देखा, 10 मिनट देखा, हटा दिया। मुझे पता है आलस आएंगे, लेकिन यार आप एक एक 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे रील देख लेते हो बिना फोकट में, किसी मतलब के, जिससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ना ही वो जीके में प्रश्न आने वाला है रीलों का। तो भाई ये देखो ना, ठीक है, मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है कि आप लोग नहीं देख पाओ। वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और हाँ, आप लोगों से प्रश्न है, बाबू जी की जो रचना है वो सारी लिखो। बाबू जी की जो 4 रचनाएं मैंने 3 बताई है, एक और आपको बतानी है, वो कौन सी है, और नीचे लिखना है। ओके, कमेंट सेक्शन भर दो भाई। ओके, मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर, और मेरा नाम तो आप सब जानते ही हो, अनवर सर, जो भी यूट्यूब पे तहलका मचाने वाले हैं। अब कंटिन्यू वीडियो आएगी, रात को 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ लगभग। अब तो 2:30 बज चुके हैं, 2:30 के ऊपर हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 2:36। तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इतनी रात को मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो। इंस्टाग्राम पर आईडी है मेरी अनवर रजा ऑफिशियल, वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अनवर सर गोलाना भी है।